तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। यदि आप स्टोरी सुन रहे हैं तो आपको पसंद आ रही होगी। मुझे ऐसा लगता है। यदि आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए चलते हैं एपिसोड 64 की ओर। ताबीज निर्माताओं की हैसियत। ताबीज निर्माता संघ दक्षिणी क्षेत्र का एक विशेष संगठन है। यह 6 महान शक्तियों की तुलना में इसके सदस्यों की संख्या बेहद ही कम कही जा सकती है। भले ही इनके सदस्य बहुत कम हों, उनकी शक्तियां अत्यंत भयानक थी, बहुत भयावह। यहाँ तक कि महान किन साम्राज्य या ओरिजिन संप्रदाय भी इन्हें हल्के में लेने या बेवजह नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। इतना ही नहीं, महान किन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों ने ताबीज निर्माता संघ और उनके अनेक विशेष अधिकार भी दे रखे हैं। ताबीज निर्माता संघ की ओर जाते हुए नान मुस्कुराते हुए वीर को समझाता रहा। हालांकि वह थोड़ा जिज्ञासु था कि वीर ताबीज निर्माता संघ के बारे में इतनी जानकारी क्यों ले रहा है, लेकिन उसने पूछा नहीं। वीर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें यह नहीं कहा था कि 6 महान शक्तियों और महान किन साम्राज्य के अलावा यह एक और शक्तिशाली शक्ति है? नान ने सिर हिलाकर कहा, इसे एक शक्ति कहा जा सकता है, लेकिन यह अन्य शक्तियों से बहुत अलग है क्योंकि इसके सदस्यों को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। संघ के सदस्य विभिन्न महान शक्तियों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह स्थायी रूप से नहीं हो सकते। मतलब एक जगह किसी और जगह जा सकते हैं, लेकिन स्थिर रूप से नहीं जा सकते, बल्कि एक प्रकार का अनुबंध होता है। उदाहरण के लिए सख्ती से कहा जाए तो तलवार संप्रदाय स्वॉर्ड सेक्ट का ताबीज शिखर वास्तव में तलवार संप्रदाय का हिस्सा नहीं है, बल्कि केवल सहयोग कर रहा है। सिर्फ तलवार संप्रदाय ही नहीं, महान किन साम्राज्य और अन्य सभी शक्तियों के पास भी ताबीज निर्माता होते हैं। ये ताबीज निर्माता अधिकार अधिकतर विभिन्न शक्तियों द्वारा अनुबंध पर रखे जाते हैं और वे उन शक्तियों के अधीन नहीं होते। उदाहरण के लिए, यदि कोई ताबीज निर्माता किसी संप्रदाय में शामिल हो जाता है तो यह संप्रदाय नष्ट भी हो सकता है। तब तब भी उस ताबीज निर्माता को कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह ताबीज निर्माता संघ से संबंधित होता है। जो भी उसे छूने की हिम्मत करेगा, उसे पूरे ताबीज निर्माता संघ का प्रतिशोध करना पड़ेगा। मतलब सब लोग मिलके मारेंगे। पूरे ताबीज निर्माता संघ का प्रतिशोध वीर को आश्चर्य में भर देता है। नान ने सिर हिलाया और कहा, ताबीज निर्माता बनने की शर्त बेहद कठोर होती हैं। इसलिए ताबीज निर्माता संघ बहुत बहुत कम होते हैं। क्योंकि वे इतने कम होते हैं, इसलिए वे अत्यंत एकजुट रहते हैं। उन्हें एकजुट रहना ही पड़ता है, क्योंकि यदि वे एकजुट ना होते तो शायद बहुत पहले ही उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका होता। यह सुनकर वीर कुछ देर के लिए चुप हो गया। पहले से वह जानता था कि ताबीज निर्माताओं की हैसियत बहुत ऊंची होती है, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी हैसियत इतनी ऊंची होगी कि सभी बड़ी शक्तियां भी उन्हें सम्मान देने पर मजबूर हो जाएं। अब उन्हें समझ आ गया था कि बाहरी प्रांगण मतलब आउटर कोर्ट के बुजुर्ग मायरा के दादा को नाराज करने से क्यों डरते हैं। असल में मायरा और दादा तलवार संप्रदाय के ही नहीं हैं। नान ने आगे कहा, पूरे दक्षिणी क्षेत्र में तलवार निर्माताओं की हैसियत वास्तव में सबसे अलग और ऊंची है। उदाहरण के लिए, कोई ताबीज निर्माता अपराध भी कर दे तो महान किंग साम्राज्य उसे दंडित नहीं कर सकता, बल्कि ताबीज निर्माताओं संघ को ही निपटने देता है। बेशक शर्त यह है कि अपराध अत्यंत गंभीर न हो। देख रहा हो गाइस, कितना टोरा में चलते हैं। वीर एक बार फिर चौंक गया। जो क्या आप महान किंग साम्राज्य के कानून ताबीज निर्माताओं पर लागू नहीं होते? वीर महान किंग साम्राज्य में ही पला बड़ा था, इसलिए वह वहाँ के कड़े कानून से भली भांति परिचित था। महान किंग साम्राज्य कानून के बल पर शासन करता था और कानून ही उसकी नींव थी। यहाँ तक कि यदि ओरिजन संप्रदाय या अन्य
संप्रदायों के शिष्य अपराध करते थे तो उन्हें महान किन साम्राज्य द्वारा दंडित किया जाता था। नान ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि कानून बेकार हो जाते हैं, यह ताबीज निर्माता संघ को दिया गया एक विशेषाधिकार है। इसके अलावा ताबीज निर्माता संघ आमतौर पर उन्हीं ताबीज निर्माताओं की रक्षा नहीं करते जो सच में गंभीर अपराध करते हैं। यदि कोई ताबीज निर्माता अत्यंत गंभीर अपराध करे तो उससे उसकी संघ सदस्यता छीन ली जाती है और जैसे ही उसकी पहचान एक ताबीज निर्माता के रूप में समाप्त हो जाती है, वह संघ की सुरक्षा और विशेष अधिकारों से भी वंचित हो जाता है। तो बात ऐसी है। वीर ने सिर हिलाया। यह बात उसे उपेक्षाकृत सामान्य और स्वीकार लगी। आखिर महान किन साम्राज्य किसी भी शक्ति को कानून से ऊपर नहीं रख सकता था। यदि ऐसा होता तो केवल ताबीज निर्माता अत्यंत घमंडी हो जाते, बल्कि महान किन साम्राज्य की सत्ता और प्रतिष्ठा को पर भी बात आ सकती थी। नान मुस्कुराया। भले ही कुछ प्रतिबंध हों, फिर भी ताबीज निर्माता की हैसियत अत्यंत ऊंची होती है। ताबीज निर्माता होने की पहचान के साथ पूरे दक्षिणी क्षेत्र में सम्मानित और स्वागत योग्य होते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं लोग उनके साथ शिष्टाचार से पेश आते हैं, मतलब अच्छे से पेश आते हैं। वीर मुस्कुराया, सिर हिलाया। अब वह सच में मायरा का धन्यवाद करना चाहता था, क्योंकि उसी की वजह से वह ताबीज निर्माता बन पाया। ताबीज निर्माता की पहचान के साथ उसे इस बारे में जो काम करना था उसमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी थी। अनजाने में ही वह राइजिंग सन सिटी में स्थित ताबीज निर्माता संघ की शाखा के पास पहुंच चुका था। राइजिंग सन सिटी में स्थित यह शाखा शहर के सबसे समृद्ध क्षेत्र में थी और उसकी इमारत बेहद भव्य और शानदार थी। उस इमारत को देखते हुए वीर भावुक हुए बिना नहीं रह सका। ताबीज निर्माता सचमुच में बहुत अमीर थे। केवल एक शाखा ही 6 मंजिला थी और पूरी इमारत में ही हीरे से बनी हुई थी। आखिर एक हथेली के आकार का हीरा भी 10 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर था और 10 स्वर्ण मुद्राएं एक साधारण परिवार के पूरे साल का खर्च थी। बताओ भाई। वीर की हैरानी देखकर नान मुस्कुराया। ताबीज निर्माता अपनी दौलत के लिए मशहूर हैं। आखिर उनके किसी भी साधारण ताबीज की ही कीमत ही कई 10,000 स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। वीर ने सिर हिलाया, फिर नान से कहा, भाई नान, मैं कुछ काम से अंदर जा रहा हूँ। यदि तुम्हें जल्दी नहीं है तो तुम मेरा इंतजार कर सकते हो। वरिष्ठ वरिष्ठ भाई अंदर जाना चाहते हैं। नान चौंक गया। वरिष्ठ भाई, हम तो केवल बाहर से ही ताबीज निर्माता संघ को देख सकते हैं। वह सोच रहा था कि वीर सिर्फ देखने आया है, लेकिन उसे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वीर सच में अंदर जाना चाहता है। वीर मुस्कुराया। वह कुछ कहने ही वाला था, तभी दाईं ओर की सड़क से एक तेज रफ्तार, कुछ लापरवाही से दौड़ती हुई गाड़ी आई। उसमें से जिसे सड़क पर मौजूद लोग इधर-उधर डरकर भागने लगे। लगता है शायो कबीले की तीसरी युवा महिला ताबीज निर्माता संघ की परीक्षा वो देने आई है। गाड़ी को देखते हुए नान धीमी आवाज में कहा, शायो कबीला। वीर थोड़ी देर जिज्ञासा हुई। नान ने समझाया, शायो कबीला इस साल ही राइजिंग सन सिटी में उभरा हुआ एक बड़ा कबीला है। कबीले का मुखिया आत्मा क्षेत्र का विशेषज्ञ है और इस कबीले की शहर में काफी पकड़ है। गाड़ी में शायद शायो कबीले की तीसरी युवा महिला ही बैठी है। शायो कबीला के उभार का कारण सिर्फ आत्मा क्षेत्र का विशेषज्ञ होना नहीं है, बल्कि यही तीसरी युवा महिला भी है। गाड़ी की ओर देखते हुए वीर मुस्कुराया। तो यह तीसरी युवा महिला एक ताबीज निर्माता है। नान मुस्कुराया। असल में उसे अभी ताबीज निर्माता नहीं कहा जा सकता। उसके पास केवल ताबीज निर्माता बनने की योग्यता है। क्या उसके पास पंचतत्वीय गूढ़ ऊर्जा यानी 5 एलिमेंटर में से कोई है? वीर ने पूछा। नान ने सिर हिलाया। नहीं, उसके पास एक प्रकार की परावर्तित गूढ़ ऊर्जा यानी म्यूटेट
प्रोफाउंड एनर्जी है। वाह, वह पंचतत्व गूढ़ ऊर्जा के बिना भी ताबीज निर्माता बना जा सकता है। वीर ने बीच में ही आश्चर्य से पूछा, क्यों? कि मायरा ने उसे बताया कि केवल पंचतत्वीय गूढ़ ऊर्जा वाले ही ताबीज निर्माता बन सकते हैं। नान ने अब वीर की अज्ञानता की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उसने तुरंत समझाया, असल में केवल पंचतत्वीय गूढ़ ऊर्जा वाले ही ताबीज निर्माता नहीं बन सकते। जब तक किसी की गूढ़ ऊर्जा शरीर के बाहर निकलने पर बिखरती नहीं, तब तक वह ताबीज निर्माता बन सकता है। कुछ दूर कुछ परावर्तित गूढ़ ऊर्जाएं भी यह कर सकती हैं, बेशक वे पंचतत्वीय गूढ़ ऊर्जा से कहीं कमजोर होती हैं। इसलिए अब तक वह किसी भी ताबीज निर्माता ने शायू कबीले की तीसरी युवा महिला को शिष्य नहीं बनाया। वीर ने सिर हिलाया। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी अपनी गूढ़ ऊर्जा को, जो पंचतत्वीय नहीं थी, फिर भी उसे ताबीज निर्माता बनने की अनुमति क्यों देती है, क्योंकि वह भी अंततः एक अपरिवर्तित गूढ़ ऊर्जा ही थी। लेकिन मेरी यह परिवर्तित गूढ़ ऊर्जा तो पंचतत्वीय गूढ़ ऊर्जा से भी ज्यादा शक्तिशाली लगती है। वीर मुस्कुराया, सिर हिलाया, फिर उसने कहा, भाई नान, यदि तुम्हें और कोई काम नहीं हो है तो तुम सराय लौट सकते हो। अब मैं अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर वीर ताबीज निर्माता संघ की ओर बढ़ गया। नान कुछ क्षण हिचकिचाया, लेकिन अंत में उसने वीर को नहीं रोका। भले ही यह वरिष्ठ भाई वीर बहुत सी बातें नहीं जानता था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। जब वह अंदर जाने पर अड़ा था तो जरूर उसके पास कोई वजह होगी। रुक जाओ! वीर जैसे ही संघ के द्वार के अंदर जाने वाला था, एक युवक उसका रास्ता रोक लिया। वीर ने उस युवक की ओर देखा और थोड़ा सा चौंक गया। वह प्रथम स्वर्ग युवक का युवक था, और इतना शक्तिशाली व्यक्ति सिर्फ एक द्वारपाल है। हाँ, वह युवक एक प्रहरी है। प्रहरी मतलब द्वारपाल जैसा कुछ ऐसा। और वीर ने शुरू में उसे नजरअंदाज कर दिया था। यह ताबीज निर्माता संघ बाहरी लोगों को तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, युवक ने ठंडी आवाज में कहा। मैं ताबीज निर्माता बनने की परीक्षा देना चाहता हूँ, वीर ने थोड़ा शांत स्वर में उत्तर दिया। यह सुनकर युवक चौंक गया और उसका भाव थोड़ा नरम हुआ। क्या तुम्हारे पास सिफारिश पत्र है? लो भाई, यहाँ भी सिफारिश लगती है। सिफारिश पत्र? वीर ने भौहें सिकोड़ ली। क्या बिना सिफारिश पत्र की परीक्षा नहीं दी जा सकती? यह सुनते ही युवक का चेहरा फिर से सख्त हो गया। बिल्कुल नहीं। ताबीज निर्माता हर दिन कितने व्यस्त रहते हैं, क्या तुम्हें पता है? यदि हर कोई यूं ही परीक्षा देने आ जाए तो क्या उनके पास ताबीज विद्या का अध्ययन करने का समय बचेगा? ठीक है, अब मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे कठोर होना पड़ेगा। वीर फिर भौहें सिकोड़ बैठा। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी परीक्षा देने के लिए सिफारिश पत्र भी चाहिए होगा। वह मायरा के अलावा किसी को नहीं जानता था, ताबीज निर्माता को जानना भी नहीं था। मेरे उस गुरु के पास तो सिफारिश पत्र देने की योग्यता होगी, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ? इसे मेरे साथ जाने दो। इसी क्षण वीर के पीछे एक मधुर, स्वच्छ और सुंदर आवाज गूंज उठी। तो ठीक है गाइस, आज का एपिसोड यहीं तक का था। ठीक है, बाय बाय।